ड्रामे की शुरुआत सोही से होती है, जो कि अपना मेडिकल रिपोर्ट लेकर के हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और सोचती है कल रात रियूनियन पार्टी में जाने के बाद में मैं अपने सीनियर से इतनी बुरी तरीके से रिजेक्ट हुई, जिसके बाद में मैंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके एक ऐसे आदमी के साथ में नाइट एक्सपेंड कर लिया जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ, और वो इतना बड़ा राक्षस था कि मेरा कमर तोड़ दिया और मेरी ये हालत कर दी जिसकी वजह से मैं चल तक नहीं पा रही हूँ। इतनी पर वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आते हैं जो कि उसे घेर लेते हैं, जिन्हें देख करके सोही डर जाती है और कहती है कि तुम लोग करना क्या चाहते हो। लेकिन इससे पहले कि सोही वहाँ से भाग पाती और चिल्ला पाती, वो गार्ड्स उसे पकड़ करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और उसे मिस्टर हान के सामने ले जाकर के बिठा दिया जाता है, जिसे देख करके तो सोही पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर अब ये कौन है। और वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आदमी कितना हैंडसम है, भले ही मुझसे उम्र में बड़ा है लेकिन फिर भी पता नहीं क्या खा करके बड़ा हुआ है, जो कि इतना ज्यादा स्मार्ट है। जहाँ हान उससे कहता है कि हम दोबारा से मिले, ये सुन करके तो सोही कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसीलिए वो उससे कहती है कि देखिए अंकल, लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो आपसे इससे पहले कभी भी नहीं मिली हूँ। इतनी पर हान उसे करीब छुप कर ये कहता है कि मैं उन सीईओ में से नहीं हूँ जो कि नाइट एक्सपेंड करने के बाद में किसी लड़की को भूल जाओ। मुझे तो ये भी याद है कि तुम्हारे कमर पर एक दिल है। ये सुन करके तो सोही का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है और वो कहती है कि आप कितने गंदे इंसान हैं। अब यहाँ पर सोही पिछली रात की बात को याद करने लगती है, किस तरीके से वो नशे में धुत होकर के हान से जाकर के टकरा गई थी और उसे प्रोवोक किया, जिसकी वजह से हान ने उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर लिया। अब प्रेजेंट टाइम में हान उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझसे कितनी छोटी हो। तो सोही कहती है कि पर मुझे तो इस बात से फर्क पड़ता है ना, क्योंकि मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। तो हान कहता है कि इस बात के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, शादी होने के बाद में आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगा, तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी रोक टोक नहीं लगाऊंगा और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि मेरे साथ में शादी करने के बाद में तुम्हें कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा। जिस पर सोही कहती है पर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, आप चाहे जो भी कह लीजिए। तो हान उसे कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, फिर कुछ शर्त रखते हैं, तुम मुझसे शादी करने के बदले क्या चाहोगी। ये सुन करके तो सोही का खुराफाती दिमाग काम करने लगता है और वो यहाँ पर सोचती है कि मैं एक ऐसी शर्त रखती हूँ जिसे सुनकर के आदमी भाग खड़ा हो, और उससे कहते कि मुझे 10 मिलियन चाहिए। ये सुनकर के हान फौरन से उसकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर सोही फंस जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि हान कितना बड़ा आदमी, उसके लिए 10 मिलियन कुछ भी नहीं था। जहाँ हान उसे अपना ब्लैक कार्ड निकाल करके देता है और कहता है कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। इस बात से तो सोही शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि मुझे आपका कार्ड नहीं चाहिए, मैंने बस इसी तरीके से आपसे डिमांड कर दी थी, इसे आप इतनी गंभीरता से क्यों ले लिए। वैसे मेरा आपसे शादी ना करने का एक और बड़ा रीजन है, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जिस पर हान कहता है कोई बात नहीं, हम शादी करने के बाद में एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस लड़की को पूरी तरीके से भूल जाओगी। उसकी बातें सुन करके सोही बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाती है और सोचती कि तो ऑब्सेसिव सीईओ है जो कि मेरे पीछे ही पड़ गया। जिस पर सोही कहती कि बात वो नहीं है, लेकिन मैं अभी आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने तो अभी अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, मुझे तो अभी शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस रात को भूल जाइए। इतना कह करके वो वहाँ से भाग खड़ी होती है, जिसे देख करके हान प्यारी सी स्माइल करता है। तभी हान के पास में उसके फादर की कॉल आती है, जिसे देख करके हान बहुत परेशान हो जाता है और कॉल रिसीव करने के बाद में अपने फादर से कहता है कि पापा प्लीज मेरे ऊपर शादी का दबाव डालना बंद करिए, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, मैं जल्दी अपनी वाइफ से आपको मिलवाऊंगा। इधर सोही जब अपने घर जाती है तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि जरा देखो इस बेशर्म को कि पूरी रात बाहर बिता करके आई है, अब सच सच बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो। ये सुन करके उसकी सौतेली बहन कहने लग जाती है देखिए माँ, इसके पास में तो इतने पैसे भी नहीं जो कि बाहर जाकर के एंजॉय कर सके, मुझे ऐसा लगता है कि कल रात ही किसी के साथ में अपना मुंह काला करवा रही थी, बिल्कुल अपनी माँ जैसी बेशर्म है जो कि मर्दों को बहकाने का अच्छा हुनर रखती थी। ये सुन करके तो सोही भड़क जाती है और कहती है खबरदार जो तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक और शब्द निकाला। अब ये सुनकर के यान उसे लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिस पर उसके माता पिता उन दोनों की फाइटिंग रोकते हैं। जहाँ उसकी स्टेप मदर कहने लग जाती है कि तुम्हें इस तरीके से मेरी बेटी के साथ में लड़ाई नहीं करना चाहिए, तुम ये बात कैसे भूल सकती हो कि हम तुम्हारी माँ का इलाज इतने सालों से करवाते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बचत पैसे तक खत्म हो गए, ऊपर से हमारे पर कितने सारे कर्ज हो गए हैं, लेकिन हमारे पास में एक अच्छा ऑफर आया है। हमारी कंपनी के बॉस ने कहा है कि अगर तुम उनकी मिस्ट्रेस बन जाती हो तो वो हमें 20 मिलियन देने के लिए तैयार है। अगर सोचो कि वो पैसे हमें मिल गए तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारे सारे कर्ज चुक जाएंगे और तुम्हारी मदर का भी इलाज हो जाएगा। ये सुनकर के सोही हंसते हुए कहती कि आप लोग मेरे फ्यूचर के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, वैसे पापा आपका क्या कहना है इस बारे में। इस बात का उसके फादर के पास में कोई भी जवाब नहीं होता है। अब ये देख करके तो सोही पूरी तरीके से भड़क जाती है और कहती कि अगर आपको मेरा ये फ्यूचर इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप अपनी बेटी को वांगो के पास क्यों नहीं भेज देती है। ये सुनकर के उसकी स्टेप मदर भड़क जाती है और कहती कि बेशर्म कहेंगी, तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, तुम हमारे ऊपर एक तरीके से बोझ हो जिसे हमने पाल पोस करके बड़ा किया है, ऊपर से तुम्हारी माँ का भी इलाज करवा रहे हैं और अब मैं तुम्हारे जैसे बोझ को और बर्दाश्त नहीं कर
सकती हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए जितने मैंने पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च किए हैं, इसलिए चुपचाप से जा करके वांगो की मिस्ट्रेस बन जाओ और पैसे हमें दिला दो। जिस पर सोही कहती है कि मुझे पैसों के लिए किसी की मिस्ट्रेस बनने की जरूरत नहीं है, आप साफ साफ मुझे ये बताए कि आपको कितने पैसे चाहिए। जिस पर उसकी स्टेप मदर कहती है कि मुझे 50 मिलियन चाहिए, अगर तुम ये पैसे मुझे दे देती हो तो तुम्हें वांगो के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तो पैसों से मतलब है। जिस पर सोही कहती है कि मेरे लिए 50 मिलियन मंगवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी पैसे मंगवाती हूँ। ये सुन करके तो वो सभी शॉक्ड रह जाते हैं, जहाँ सोही फौरन से हान को कॉल करती है और कहती है क्या अभी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो हान कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ। तो सोही कहती है पर मैं अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो हान कहता है कितने पैसे चाहिए, जहाँ सोही उसे पैसे का अमाउंट बताती है। तो हान कहता है कि ठीक है मैं फौरन से तुम्हें पैसे भेजता हूँ। और देखते देखते 5 मिनट के अंदर उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब इतने सारे पैसे देख करके तो सबकी आंखें चमक उठती हैं, जहाँ सोही कहती है कि पहले तुम मेरे जूते चाटोगी और मुझसे माफी मांगोगी जो भी तुमने मेरी माँ के खिलाफ बोला है, तभी मैं ये पैसे ट्रांसफर करूंगी। जिस पर यान कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। तो सोही कहती है कि फिर ठीक है, मैं पैसे लेकर के अपने साथ चली जाऊंगी और तुम लोग को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। जिस पर उसकी स्टेप मदर फौरन से यान से कहती है कि अरे थोड़ा सा ही तो ये काम करना है, कर दो, हमें पैसे मिल जाएंगे। तो यान कहती है कि अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। इतने पर सोही एकदम महारानी की तरह बैठ जाती है और उसके आगे अपने शूज कर देती है। पर यान यहाँ पर उसे फिर से बहस करने लग जाती है, जिस पर उसकी स्टेप मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि अब तुम इसकी जगह पर ही जूते चाटोगे क्योंकि मेरी बेटी ये काम नहीं करेगी। ये सुनकर के फौरन से उनके हस्बैंड खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा इसे परेशान मत करो, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। ये देख करके तो सोही के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से पीछे हट जाती है और कहती है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी और कहती कि आज के बाद से मेरा आप लोग के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। और यही कह करके वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ वो रास्ते में यही सारी बातें सोचती हुई जा ही रही होती है, तभी वो अपने बगल में एक बहुत ही महंगी कार देखती है, जिसे देख करके वो सोचती कि वाह ये कितनी सुंदर कार है, क्या मैं ऐसी कार में कभी बैठ पाऊंगी। तभी उसमें से ड्राइवर निकलता है और कहता है कि छोटी मालकिन आप कार में बैठ जाइए। अब छोटी मालकिन सुन करके तो पूरी तरीके से हैरान रह जाती है और कहती है क्या कहा आपने, लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है। तभी हान कार की गेट खोलता है और उससे कहता है कि लिटिल माउस चुपचाप से आकर के बैठ जाओ। अब उसे देख करके सोही फौरन से उसके बगल में जा करके बैठ जाती है और काफी ज्यादा नर्वस होकर के पूछती कि अंकल अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो हान कहता है कि घर चलेंगे। ये सुन करके सोही कहती है पर किसके घर। तो हान कहता है कि शादी के बाद तो लड़की अपने हस्बैंड के घर ही रहती है ना, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तो सोही कहती है पर मेरी माँ की अभी भी सर्जरी हुई है, उन्हें देखभाल की जरूरत है, इसीलिए मैं आपके साथ में नहीं चल सकती हूँ। जिस पर हान उससे कहता है कि तुम्हें अपनी मदर की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे मेंस उन्हें हैंडल कर लेंगे और वैसे भी मैंने तुम्हारी मदर को एक अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया है, जहाँ उन्हें अच्छी देखभाल मिलेगी और अच्छा इलाज भी मिलेगा। जिस पर सोही कहती है पर इन सब में बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होंगे, भला मैं आपसे इतनी बड़ी मदद कैसे ले सकती हूँ। जिस पर हान कहता है कि अब से तुम मेरी वाइफ बनने जा रही है, तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो उसे अपने साथ अपनी मेंशन लेकर के चला जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद में सोही काफी हैरानी भरी नजरों से इतना बड़ा मेंशन देखने लगती और बिल्कुल अनाड़ी जैसी हरकत करती हुई जा करके हान से टकरा जाती है। जहाँ हान उसे ऊपर के फ्लोर पर लेकर के जाता है और बताता है कि मेरा बेडरूम है और ये मेरा स्टडी रूम है और वो गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम का नाम सुनकर के सोही फौरन से गेस्ट रूम के अंदर चली जाती है और कहती कि अब से मैं यहीं पर रहूंगी। तो हान उससे कहता है कि वैसे भी तुम्हारा घर है, तुम इस घर की मालकिन हो, तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ पर रह सकती हो। इतना कह करके वो उसे घर की चाबियां दे देता है। तभी हान के पास में एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद में जब वो घर लौट करके आता है तो वो सोचता है कि उसे सोही को चेक करना चाहिए कि वो अच्छे से सो रही है या नहीं, इसीलिए वो गेस्ट रूम के अंदर जाता है, जहाँ सोही तो घोड़े बेच करके सो रही होती है। जहाँ हान उसके पास जाकर के बैठ जाता है, पर सोही पलटती है और अपना पैर उसी के ऊपर फेंक देती है। अब हान तो उसे घूरे ही जा रहा होता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। जहाँ वो उसके पैर को टच करने ही वाला होता है, फिर वो रुक जाता है। फिर वो सोचने लग जाता है कि आखिर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, ये तो मेरी वाइफ है ना, मैं इसे टच भी कर सकता हूँ और किस भी कर सकता हूँ। और यही सोचकर कि हान उसे बहुत प्यार से टच करते हुए किस करने के लिए जाता है, पर तब तक सोही की आंख खुल जाती है और वो इतनी तेज चिल्लाती है, साथ में उसे एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से तो हान फिका करके फ्लोर पर गिर जाता है। जिस पर हान कहता है कि तुमने क्या किया, तुम अपनी वेडिंग नाइट पर अपने पति का काम तमाम कर देना चाहती हो। तो सोही कहती कि पर आप एक नंबर 1 के बेशर्म इंसान है, आपने मेरी नींद में होने का फायदा उठाने की कोशिश की, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जिस पर हान उठ करके उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो कि मैं घर से बाहर हूँ, वो भी इतनी प्यारी सी पत्नी को छोड़ करके। ये सुन करके सोही गुस्सा हो जाती और कहती कि आपने ऐसा नहीं कहा था कि हम एक दूसरे को धीरे धीरे करके जानेंगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप तो आज ही मेरे ऊपर टूट पड़े। तो हान कहता है कि चलो ठीक है, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से उठ करके जाने लगता है, लेकिन वो फिर रुक जाता है और सोही से कहता है कि एक बात कहूँ, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर सोही फौरन से अपने रूम का गेट क्लोज कर लेती है और सोचती है कि आखिर मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है, क्या मुझे अंकल से प्यार होने लगा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे अपने दिल पर काबू रखना पड़ेगा। अब अगली सुबह सोही जब नीचे जाती है तो मुझसे कुछ मेड ग्रीट करती है, जिन्हें देख करके वो सोचने लग जाती है कि तो बिल्कुल उन ड्रामास के सीन की तरह है जो कि मैं देखा करती थी, क्या वो सच हो गया है। जहाँ वो पूछती कि अंकल कहाँ है। अब अंकल शब्द सुन करके तो मेड पूरी तरीके से कंफ्यूज
महसूस आती है, जिस पर सोई फौरन से कहती है कि मैं मिस्टर हान की बात कर रही हूँ। तो मेड बताती है कि वो अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, आप चल करके ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठिए, वो कुछ देर में आ जाएंगे। ये सुनकर के वो फौरन से जाकर के ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाती है और बहुत प्यार से ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर बटलर आता है और बताता है कि मिस्टर हान के मॉम और डैड आए हैं। अब सोई अपने सास ससुर का नाम सुन करके तो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा जाती है और अगले ही पल में वो हान के बगल में बैठी होती है उसके माता पिता के सामने, जो कि उसे काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। यहाँ पर सोई सोच रही होती है कि आखिर इनके फादर मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, जैसे कि मैंने इनके बेटे को फंसा करके शादी कर ली हो। अब हान के फादर उससे कहते कि मैं हान का पिता हूँ, वैसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही हो, तुम्हारी उम्र क्या है, क्योंकि मुझे तुम्हें देख करके ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम शादी की लीगल एज में हो। जिस पर हान कहता है कि वो पूरी तरीके से लीगल एज में है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, वो 21 साल की, ना ही बहुत ही ज्यादा छोटी है और ना ही बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जिस पर हान की मदर कहती है कि 20 साल का होना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अभी भी छोटी है, क्या इसके परिवार वालों को पता है कि तुम्हारे साथ में आकर के रह रही है। ये सुनकर के तो सोई पूरी तरीके से सदमे में चली जाती और सोचने लग जाती कि अब तो यहाँ पर मैं फंस गई, और वो हान को पिंच करने लगती है। जिस पर हान अपने माता पिता से कहता है कि आप लोग को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा मामला खुद से हैंडल कर सकता हूँ। ये सुनकर के उसके माता पिता फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जहाँ उसकी मदर कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारा वो परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, हमें कौन नहीं जानता है, और शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, और तुमने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं लिए इसके साथ में, तो हम तुम्हें एक बार यही सलाह देना चाहेंगे कि तुम फिर से एक बार सोच लो, अभी भी देर नहीं हुई है। जिस पर हान कहता है कि लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तो उसकी मदर कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो हान कहता है क्योंकि सोई मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुन करके तो उसके माता पिता को सदमा ही लग जाता है। जिस पर हान फौरन से सोई को इशारा कर देता है और वो परफेक्ट एक्टिंग करना शुरू कर देती है, जैसे कि वो वाकई में उसके बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हो। और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि मैं तो परफेक्ट एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन इन सब की जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए अंकल ने मजबूर किया है। लेकिन अब तो उसकी प्रेगनेंसी की बात सुनकर के उसकी मदर की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, और वो अपने बेटे से कहती है कि देखो सोई बहुत ही ज्यादा छोटी है, उसे देखभाल की जरूरत है, मैं तो यही कहूंगी कि इसे हमारे साथ में हमारे मेंशन भेज दो, हम इसकी अच्छे से देखभाल कर लेंगे। जिस पर उसके फादर भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लग जाते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम अपनी बहू को अपने साथ में लेकर के चलेंगे। अब ये सुनकर के तो हान के फेस का रंगत ही उड़ जाता है। इस तरीके से तो उसका झूठ सबके सामने आ जाता है, इसीलिए वो कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी को किसी के भी साथ नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। आप लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने अभी भी शादी की है, मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। जिस पर उसके फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि इसे रहने दो, ये पूरी तरीके से आशिक बन गया है, इसे कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। इतना कह करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद में सोई तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती और सोचने लग जाती कि आज मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है, और वो भी इस अंकल की वजह से। और यही सोच करके वो हान के ऊपर फूट पड़ती और कहती कि आज आपकी वजह से मैंने कितना बड़ा झूठ बोला है, आखिर आप मुझे समझते क्या, ऐसा लगता है कि आपने मुझे सड़क पर से उठाया है और कुछ भी करवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जिस पर हान उसकी बातों को इग्नोर किया जा रहा होता है। तो सोई कहती कि अच्छा ठीक है, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना, मैं भी देखती हूँ कि आप अपने माता पिता को बच्चा ला करके कहाँ से देंगे। जिस पर हान कहता है कि लगता है कि तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कितने सारे पैसे ट्रांसफर किए थे। अब ये सुन करके तो सोई पूरी तरीके से पोलाइट हो जाती है और कहने लग जाती है कि हाँ मैं समझ गई, अब मैं ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं कहूंगी। जिसके बाद में वो आराम से जाकर के बात लेने लगती है और सोचने लग जाती है कि मैं कितनी बुरी तरीके से अपने सीनियर के हाथों रिजेक्ट हुई थी, जिसके बाद में मैंने इस बूढ़े आदमी से शादी कर ली और इतनी बुरी तरीके से फंस गई हूँ। अभी वही सब सोच रही होती है, तब तक हान बाथरूम में एंटर कर जाता है, जिसे देख करके तो सोई बुरी तरीके से चिल्ला देती है और कहती है कि निकल जाइए यहाँ से जल्दी से। जिस पर हान कहता है भला मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने बाथरूम का डोर लॉक नहीं किया था। इतना कह करके वो बेडरूम में आ जाता है, जहाँ सोई भी उसके पीछे गुस्से से आती है और उससे कहती है कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है ना, आपने जानबूझकर के अंदर आने का बहाना किया और मुझे नहाते हुए देखा, ये बहुत ही गलत बात है। जिस पर हान कहता है कि वैसे कौन सी गलत बात है, मैंने तो अपनी पत्नी को ही देखा है। इस बात पर सोई और भी ज्यादा भड़क जाती और कहती कि आप एक नंबर उनके लफंगे इंसान हैं, जो कि अपनी गलती तक नहीं मानने के लिए तैयार हैं। अभी देखिए मैं आपके साथ में क्या करती हूँ। इतना कह करके वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और कहने लग जाती कि देखिए ना, ये इंसान कितना ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है। इतनी पर हान उसके करीब जाता है और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, और फिर वो उसे बहुत प्यार से किस करते हुए चुप करा देता है। सोई तो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है कि अचानक से इन्होंने मुझे किस कैसे कर लिया। हान उससे कहता है कि अगर तुम ऐसी हरकत करती रहोगी तो फिर सोच लेना, ये जो मैंने सिंपल किस किया है वो किसी और चीज में भी बदल सकता है। जिस पर सोई कहती है कि आप एक एक करके सारे रूल्स को तोड़ते चले जा रहे हैं और आज तो आपने मुझे किस भी कर लिया। तो हान उससे कहता है कि शर्त ये है कि तुम मेरे साथ में अच्छा बिहेव करो, और अगर तुमने मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश की तो मैं इससे भी ज्यादा तुम्हें प्यार करूंगा। इतना कह करके वो उसे फिर से किस करता है और फिर वो उससे कहता है कि वैसे तुम इस समय बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। इतना कह करके वो उसे फिर से किस करता है और वहाँ से चला जाता है और सोई को पूरी तरीके से सन्न छोड़ जाता है। अगले दिन सोई अपने स्कूल जाती है, लेकिन उसे स्कूल जाने में थोड़ी लेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके टीचर उसके ऊपर भड़क जाते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा बात सुनाने लगते हैं। उसे इस तरीके से बात सुनता हुआ देख करके वहाँ पर बैठा हुआ लड़का उसका मजाक बनाने लगता है और कंटिन्यू उसके ऊपर कमेंट पास करने लगता है, जिसकी वजह से सोई को बहुत ही
ज्यादा बुरा लगता है और उसे वार्निंग देती है चुप होने के लिए, लेकिन वो उसकी वार्निंग को सीरियस नहीं लेता है। इसीलिए सोही उसे एक जोरदार पंच मारती है जिसकी वजह से उसका नाक टूट जाता है, जिसकी वजह से उसे प्रिंसिपल ऑफिस में भेजा जाता है पनिशमेंट के लिए। और उसकी कंप्लेन हान तक पहुंच जाती है, जिसे सुनकर के हान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फौरन से अपने ऑफिस से निकल जाता है। वहीं हम सोही को देखते हैं जो कि मुर्गा बन करके बैठी होती है। तभी वहाँ पर हान आता है और इस हालत में देख करके उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सोही उससे कहती है कि अंकल आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई। जहाँ प्रिंसिपल हान को देख करके कहते हैं कि आखिर आप कैसे फादर हैं जो कि अपने बच्चे को अच्छा संस्कार तक नहीं दे पाए हैं। इस बात पर हान कुछ नहीं कहता है और उसके पास जाकर के उसका कॉलर पकड़ करके कहता है कि लगता है कि इस नौकरी से तुम्हारा मन भर गया है, क्योंकि तुम प्रिंसिपल बनने के लायक नहीं हो, जिसे इस बात का अंदाजा तक नहीं है किसे कितनी पनिशमेंट देनी चाहिए। तुमने इतनी छोटी सी लड़की को इतनी देरी से बिठा रखा है जिसकी वजह से वो खड़ी तक नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर वो अपने आदमियों से कहता है कि सोही को ले जाकर के डॉक्टर से चेकअप करवाओ, अगर इसके साथ में कोई भी परेशानी निकली तो इस आदमी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इस बात पर प्रिंसिपल भड़क जाता है और कहता है कि आखिर आप मेरे ऑफिस में घुस करके मेरे साथ में इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आप क्रिमिनल टाइप के आदमी हैं जिसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। आपको पता भी है कि इसने क्या किया है, इसने एक लड़की को मुक्का मार करके उसका नाक तोड़ दिया है। अब उसके माता पिता इतनी ज्यादा गुस्सा है कि उन्होंने डिमांड की है कि आप लोग को सार्वजनिक रूप से उनके सामने माफी मांगनी पड़ेगी और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हमें सोही को स्कूल से निकालना पड़ेगा। इस बात पर सोही भड़क जाती है और कहती है पर उस लड़के का क्या जिसने कि मेरे माता पिता की इतनी इंसल्ट की और मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। इतने पर वहाँ पर डीन आते हैं और हान को देख करके पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं और उनसे पूछते कि आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पर हान बताता है क्लास में सोही को बुली किया गया है और ऊपर से इस प्रिंसिपल ने इसे पनिशमेंट भी दी है जिसकी वजह से इसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अब इस मामले को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब ये सुन करके तो डीन का खून ही सूख जाता है और वो प्रिंसिपल से सारी बातें पूछते हैं। जहाँ सब कुछ पता चलने के बाद में वो हान से माफी मांगने लगते हैं, जिस पर हान कहता है कि मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आगे से सोही को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना आप जानते कि मैं क्या क्या करने के लिए कैपेबल हूँ। इतना कह करके वो सोही को अपने साथ लेकर के वहाँ से चला जाता है। सोही यहाँ पर सोचने लग जाती कि आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है और मेरे लिए इस तरीके से खड़ा हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब देख देख करके मैं अंकल के प्यार में पड़ती जा रही हूँ और बहुत ही ज्यादा लालची बनती जा रही हूँ। जहाँ घर पहुँचने के बाद में सोही अभी भी अपने ख्यालों में खोई होती है और वो हान से जाकर के टकरा जाती है, जिसके बाद में वो उससे बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, वैसे आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की, इसके लिए मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। तो हान उससे कहता है क्या इस तरीके से थैंक यू करते हैं, जिस पर सोही जाकर के सोफे पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से थैंक यू करना नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं एक तरीके से तो थैंक यू कर ही सकती हूँ। इतना कह करके वो अपनी आईज क्लोज कर लेती है। जब हान उसे करीब जाता है तो वो सोचने लग जाती है कि क्या हो गया, एक किसी तो करना है, और वो पूरी तरीके से किस वाले मोड पर चली जाती है, जिस पर हान उसके नोज पर टैप करते हुए कहता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। अब इस बात से तो सोही पूरी तरीके से एम्बैरेसमेंट से भर जाती है और सोचने लग जाती है कि मैंने क्या कर दिया, अंकल ने मुझसे किस थोड़ी मांगा था और मैंने क्या क्या समझ लिया, ये कितना शर्मनाक है। हान उससे कहता है कि वैसे तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई वाली बातें चलनी चाहिए ना कि ये सारी बातें चलनी चाहिए, जिस पर सोही कहती है कि आज मेरी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल। जिस पर हान कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम पति पत्नी हैं। इतना कह करके वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम सब कुछ खरीद करके अपने अलमारी में भर लो, क्योंकि अब से तुम सोही नहीं रही, अब से तुम मिसेज हान हो। इतना कह करके वो उसे कार्ड दे देता है। अब ये सुनकर के सोही सोचने लग जाती है कि लगता है कि मैं बच्चों जैसे कपड़े पहनती हूँ और अंकल चाहते हैं कि मैं थोड़ा अच्छे कपड़े पहनूं जिससे कि मैं थोड़ी बड़ी लगूं, और यही सोच करके वो कार्ड ले लेती है और कहती कि आप परेशान मत हुए, मैं हर वो एक चीज खरीदूंगी जो कि आपको पसंद आएगा और आपको कभी भी शर्मिंदगी फील नहीं होगी मेरी वजह से। जिसके बाद में सोही अपने लैपटॉप पर बैठ कर कुछ खुराफात कर रही होती है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और पूछता है क्या कर रही हो। उसे देख करके तो सोही पूरी तरीके से हड़बड़ा करके लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि आपको इन सभी चीजों में दिलचस्पी होगी। तो हान उसके सामने जाकर के बैठ जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब भी मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हो। इतने पर सोही के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे देख करके वो काफी परेशान हो जाती है और सोचती है कि तो वही ऑनलाइन डेट ऐप वाले लड़के का मैसेज है जिससे मैंने बात किया था। ये तो काफी अजीब इंसान है, मैं इसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देती हूँ तब भी मुझे रोज मैसेज करता है। सोही उसका मैसेज पढ़ती है जिसमें कि उसने लिखा था कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कितने टाइम से मैसेज कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रही हो, प्लीज मुझसे एक बार मिल लो। अब ये मैसेज देख करके तो सोही और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे इस बात का डर सताने लग जाता है कि कहीं हान को इस डेट ऐप के बारे में पता न चल जाए, और यही सोचकर कि वो फौरन से उस लड़की का मैसेज म्यूट मोड पर डाल देती है और हान से कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है इसीलिए अब मैं सोने जा रही हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से भाग खड़ी होती है।
अगले दिन हान सोही को स्कूल ड्रॉप करता है और फिर से उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है। तो सोही कहती है कि पर मेरे पास तो आपका दिया हुआ क्रेडिट कार्ड पहले से ही अवेलेबल है, फिर मैं इसका क्या करूंगी, मुझे ये नहीं चाहिए। तो हान कहता है कि अगर कोई भी परेशानी होगी तो तुरंत मुझे कॉल करना। तो सोही कहती है कि ठीक है। इतना कहकर के वो खुशी खुशी जाने लगती है, लेकिन तभी वो अपने सीनियर से टकरा जाती है और उसका मोबाइल गिर जाता है। जहाँ काई उसका मोबाइल देखकर ही कहता है कि लगता है कि मुझसे मोबाइल टूट गया, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। तो सोही कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा मोबाइल बिल्कुल ठीक है। लेकिन काई उसके हाथ से उसका मोबाइल लेकर के देखने लगता है। तभी वो उसके वॉलपेपर पर उसकी मदर और उसकी फोटो देखता है, जिसे देख करके वो काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसी फोटो ऑनलाइन डेट वाली लड़की के मोबाइल में भी उसने देखा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका सीनियर ही उसे डेट कर रहा था, जिसने की शुरुआत में सोही को बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट किया था। और वो उसे पूछने लग जाता है क्या तुम्हारा ऑनलाइन कोई अकाउंट है। तो सोही कहती है कि नहीं, मेरा कोई भी अकाउंट नहीं है, मेरा मोबाइल दे दीजिए। तो काई उससे पूछता है कि ये जो तुम्हारे मोबाइल पर फोटो लगा हुआ क्या वो तुम्हारी मदर का है। तो सोही कहती है कि कैसा क्वेश्चन है, अगर मेरे मोबाइल के फ्रंट पे फोटो लगा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी मदर का है। ये सुनकर के तो काई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फिर तो तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं इतना लाइक करता हूँ। ये सुनकर के तो सोही बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और उसे लगता है कि उसके सीनियर का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए वो वहाँ से भाग खड़ी होती है। जहाँ काई भी उसके पीछे जाता है और उसके पास जाकर के उससे कहता है कि मुझे पहले के लिए माफ कर दो, पर सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ, प्लीज मुझसे पैचअप कर लो। अब उसकी ऐसी हरकत देख करके तो सोही बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती और सोचने लग जाती कि ये तो वही इंसान है ना जो कि मुझे पहले पसंद नहीं करता था और मुझे रिजेक्ट कर दिया था और अचानक से मुझे कैसे चाहने लगा। इतने पर सोही की फ्रेंड भागती हुई आती है और बताती है कि वो जो बुली लड़का था वो तुम्हारे खिलाफ गलत अफवाहें फैला रहा है। वो सबको बता रहा है कि उसने सुबह तुम्हारे साथ में किसी बूढ़े आदमी को देखा था जो कि तुम्हें क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा था। अब उस फोटो को देख करके तो सोही पूरी तरीके से परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये तो हान है, जिसे देख करके काई कहता है कि अगर वो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं उसकी खबर अच्छे से लूंगा। तो सोही कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन काई तो काई था, वो उस बुली लड़के को पकड़वा करके उससे कहता है कि आज के बाद में मेरी सोही को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, अगर उसके खिलाफ मैंने कुछ भी सुन लिया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके रख दूंगा, मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस पर वो लड़का कहता है कि पर आप तो उसे पसंद भी नहीं करते, वो तो एक नॉर्मल सी लड़की है, फिर आप उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं। इस बात पर काई भड़क जाता है और कहता है कि सोही अब से मेरी है, इसीलिए उसे बुली करना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब ये सारी बातें सोही और उसकी फ्रेंड खड़ी होकर के सुन रही होती है। सोही यहाँ पर सोचने लग जाती है कि ये सीनियर तो मेरे लिए दूसरों को धमका रहा है और मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मुझसे प्यार करने लग गया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब लंच के समय में सोही बैठ करके कैंटीन में खाना खा रही होती है, तभी वहाँ पर काई उसका फेवरेट फूड लेकर के आ जाता है, जिसे सोही एकदम बच्चों की तरह खोल करके देखने लगती है और कहती है कि ये सारे फूड तो मेरे फेवरेट हैं। तभी काई उससे कहता है कि वो जो तुमने पिछली बार मुझे प्रपोज किया था उसके बारे में तुमने क्या सोचा है, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मुझे ऐसे ही लाइक करना शुरू कर दो। ये सुनकर के सोही उसे देखने लगती है और कहती है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना। तो काई कहता है कि मैं जिंदगी में अपने इतना सीरियस कभी भी नहीं था जितना मैं तुम्हें लेकर की हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। सोही यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आखिर इसने अपना मन कैसे बदल लिया और ये मुझे कैसे चाहने लग गया, और वो भी तब जबकि मैं शादीशुदा हूँ। सोही यहाँ पर उससे कहती है कि अब बात पहले जैसी नहीं रहेगी, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए, अगर तुम इंतजार कर सकते हो तो ठीक है। जिस पर काई कहता है कि तुम्हें जितना समय लेना है ले सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सुनकर के सोही अपना ट्रे उठाती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। अगले दिन हान अपनी दादी की बर्थडे पार्टी में होता है, जहाँ उसकी दादी उससे कहती है कि आखिर सोही कहाँ रहेगी, मैं उससे मिलने के लिए कितनी बेकरार हूँ। तभी वहाँ पर सोही आती है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसे सभी देखते ही रह जाते हैं। जहाँ हान फौरन से उसे अपनी दादी से मिलवाता है। दादी तो सोही को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सोही कितनी प्यारी लग रही है। इतना कहकर के उसे अपना खानदानी जेट पेंडेंट देती है, जिसे हान बहुत प्यार से उसे गले में पहना देता है। दादी कहती है कि मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि मेरा वो परिवार तुम्हारे साथ में नाइंसाफी कर रहा है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो और स्कूल में पढ़ रही हो, जब तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे तो हमारा वो परिवार तुम्हारी शादी हान के साथ में धूमधाम से करवाएगा। तो सोही कहती है कोई बात नहीं, अंकल बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब यहाँ पर आज रात हान और सोही दादी के घर पर रुकते हैं। तो सोही कहती है कि मैं कहीं और सो जाती हूँ। इस बात पर हान कहता है कि यहाँ पर हम अलग अलग नहीं सो सकते हैं क्योंकि दादी का घर है। तो सोही कहती है कि फिर ठीक है, मैं फर्श पर सो जाती हूँ। इतने पर हान उसे अपने करीब खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी दादी हमारा चोरी नहीं पकड़ेंगी, वो बहुत ही ज्यादा तेज है, वो हमें चुटकियों में पकड़ लेंगी। इतने पर वहाँ पर दादी आ जाती है और हान को सोही के करीब देख करके उसे फौरन से सोही से दूर करके कहती है कि नालायक कहीं की, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो कितनी छोटी है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, आखिर तुम इतने बड़े राक्षस कैसे बन सकते हो। जिस पर हान कहता है कि दादी मैंने तो
तो कुछ भी नहीं किया है। तो दादी कहती कि मैं अंधी नहीं हूँ, ज्यादा मुझे चरखा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। असली मर्द को खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए, ना कि राक्षस बन जाना चाहिए। इतना कह करके वो सोही से कहती कि बेटा अब तुम्हें सोना चाहिए, अगर ये लड़का तुम्हें फिर से परेशान करेगा तो मुझसे आकर के बताना, मैं इसके हाथ पैर तोड़ करके रख दूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अब दादी की बात मान करके सोही बीच में बैरियर बना करके सो जाती है, पर हान तो हान था, उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है और वो उस बैरियर को हटा करके सोही को अपनी तरफ खींच करके उसे अपनी बाहों में ले करके सोचने लग जाता है कि मुझे क्या हो गया है, सोही मुझे कितनी प्यारी लगती है और ये कितनी सॉफ्ट है। इतना कह करके वो सो जाता है। अगले दिन हम काई को देखते हैं जो कि क्लब में बैठ करके सोही के आने का इंतजार बेसब्री से कर रहा होता है। वहीं परियान भी बैठी होती है जो कि उसे कंटिन्यू बात करने की कोशिश कर रही होती है, पर काई उसे बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ पर सोही छुप छुपा कर क्लब में इंटर करती है, जिसे देख करके काई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ सोही सोफे पर जा करके बैठ जाती है, उसे देख करके सभी सोफा खाली करके वहाँ से उठ करके चले जाते हैं। तो काई उसके करीब जा करके बैठ जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है और जल्दी जल्दी उसके सामने खाने पीने के सामान को रखने लगता है, जिसे देख करके सोही सोचती कि कितना यंग और हैंडसम है और दूसरी तरफ अंकल है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इतने पर वहाँ पर हान आ जाता है, जिसे देख करके काई उठ जाता है और बताता है कि अंकल ये मेरी गर्लफ्रेंड सोही है। अब हान को देख करके तो सोही के पांव तले से जब ये निकल जाते हैं और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिसके साथ में मिल करके वो हान को चीट कर रही थी वो तो हान का भतीजा निकला और अब वो अपना फेस छुपाने लगती है, जिस पर हान उसका फेस अपनी तरफ कर लेता है, जिसकी वजह से सोही के ऊपर रिंग गिर जाती है, जिस पर हान गुस्से से अपना जैकेट निकाल करके उसे कवर करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा इनोसेंट समझ लिया था, लेकिन तुम इतनी इनोसेंट हो नहीं। और वो काई से कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मिलने का ही तुम दोनों का प्लान था या फिर तुम दोनों ने रूम भी बुक कर रखा है, जिस पर काई इस बात का जवाब नहीं देता है और कहता है कि मैं तो बस आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता था। अब तो सोही ये सब सुन करके अपना मुंह और भी ज्यादा शर्मिंदगी से छुपाने लगती। तो हान उसे देख करके कहता है कुछ लोग मासूम बनने का अच्छा नाटक कर लेते लेकिन वो होते नहीं है। इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जिस पर सोही भी उसके पीछे जाने लगती है। तो काई उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि चलो मैं तुम्हारा पहले ड्रेस चेंज करवा देता हूँ। तो सोही कहती है कि नहीं मैं घर जा करके कर लूंगी। इतना कह करके वो हान के पीछे जाती। तो हान उससे कहता है कि बाहर क्यों आ गई, मेरा सुंदर भतीजा तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा होगा, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। जिस पर सोही कहती है कि मुझे नहीं पता था कि काई आपका भतीजा है। जिस पर हान कहता है कि तुम उसे कितने प्यार से काई कह रही हो, वैसे मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। तो सोही कहती है कि अंकल। ये सुन करके तो हान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और उसका फेस पकड़ करके कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, वरना मुझे तुम्हारे साथ में सख्ती से पेश आना पड़ेगा। जिस पर सोही कहती है कि आप मेरे हस्बैंड लगते हैं। ये सुनकर के हान उसे किस करता है और पूछता है कि तुम्हारा मेरे भतीजे के साथ में अफेयर चल रहा है ना। तो सोही कहती है कि ऐसी बात नहीं, वो तो बस मेरा सीनियर है। जिस पर हान कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ये वही लड़का है ना जिसे तुम बहुत प्यार करती हो। ये सुनकर के सोही के पास में कोई भी जवाब नहीं होता है, क्योंकि उसे पता था कि वो गलत कर रही थी और उसकी चुप्पी देख करके हान को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती और वो बिना कुछ कही कार में बैठ करके वहाँ से सोही को अकेला ही छोड़ करके चला जाता है। अगले दिन सोही जब स्कूल जाती है तो स्पोर्ट्स ग्राउंड में उसकी बहन के साथ में बहस होने लग जाता है, क्योंकि यान काई को बहुत ही ज्यादा लाइक करती थी, पर काई तो सोही के पीछे पूरी तरीके से पागल था और ये बात उसे पसंद नहीं आ रही थी। अब इसी बहस के दरमियान सोही को अचानक से चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती है, जहाँ उसे फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर चेक करने के बाद में बताते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ब्लड शुगर लो होने की वजह से बेहोश हो गई है। जिस पर हान की मदर बच्चे के बारे में पूछने लगती है। ये सुनकर के तो डॉक्टर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सोही तो प्रेग्नेंट थी नहीं। अब हान किसी तरीके से बात को संभाल लेता है, जहाँ आंटी के जाने के बाद में सोही कल रात की बात को लेकर के उससे कहती कि अंकल मुझे माफ कर दीजिएगा। इतने पर वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, उस बात को भूल जाओ। जहाँ हॉस्पिटल से छूटने के बाद में सोही अपने फ्रेंड के साथ में बैठी होती है। उसे उदास देख करके उसकी फ्रेंड पूछने लग जाती है क्या हुआ तुम्हें। तो सोही कहती है मेरी शादी बस एक धोखा है, यहाँ तक कि मेरी प्रेगनेंसी भी झूठ है। अगर ये बात हो परिवार को पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने तो ये सब अंकल के कहने पर किया है, जिसके बदले उन्होंने तुम्हें पैसे दिए हैं। अब यहाँ पर इनकी सारी बातें यान बैठी हुई सुन लेती और सोचती कि अच्छा तो तुम इस तरीके से पैसे कमा रही हो, अब देखो मैं तुम्हें किस तरीके से बर्बाद करती हूँ। वही सोही रेस्टोरेंट से सीधा हान के ऑफिस जाती है, जहाँ वो बाहर खड़ी होकर के सुनने लग जाती है कि अंदर एक एम्प्लॉय हान को उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सजेस्ट कर रही होती है। ये सुनकर के तो सोही को आगे लग जाती और वो फौरन से अंदर भाग करके जाती और जोर से चिल्ला करके कहती कि अभी यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। उसके मुंह से हस्बैंड शब्द सुन करके वो लड़की पूछती कि सर क्या आप शादीशुदा हैं। जिस पर हान सोही को अपने गोद में बैठाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं शादीशुदा हूँ और तुम देख भी सकती हो कि मेरी वाइफ कितनी पॉजिटिव है। ये सुनकर के वो लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इतने पर सोही फौरन से हान की गोद से उठ करके खड़ी हो जाती और कहने लग जाती कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लड़कियों के बीच में अभी भी इतने फेमस हैं। जिस पर हान खड़ा होकर के उसे कहने लग जाता है कि मुझे अब ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ में मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये सुनकर के सोही बात को पलटते हुए वहाँ से भाग खड़ी होती है। अब वो जैसे स्कूल जाती है वहाँ से फिर से काई मिल जाता है और कहता है कि मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंकल ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। इतना कह करके वो आज इस बात को रिवील करता है कि जिससे तुम ऑनलाइन चैट किया करती थी वो लड़का मैं ही हूँ। अब
ये सुन करके तो सोही के होश ही उड़ जाते हैं और वो उसे फौरन से अपने करीब खींच रही कहती है प्लीज ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। जिस पर काई कहता है कि बिल्कुल नहीं आएगी। तो अच्छा क्या हम डिनर पर मिल सकते हैं। ये सुन करके सोही उसे मना तो करना चाहती थी पर वो उसे मना नहीं कर पाती क्योंकि उसका दिल तो काई के ऊपर ही अटका हुआ था। इसीलिए वो उससे कहती कि हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। अब डिनर टाइम पर काई उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और इस बात की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि आखिर वो किस तरीके से उसे प्रपोज करने वाला है। तभी वहाँ पर सोही आ जाती है जिसके लिए वो एक अच्छे लवर की तरह चेयर खींचता है जिस पर सोही बैठ जाती है और पूछती है क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है या फिर कोई स्पेशल डे है। तो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। इतना कहकर के वो उसके सामने एक केक मंगवाता है और एक नेकलेस मंगवाता है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके। अब ये सब देख करके तो सोही पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है जहाँ काई फौरन से अपने हाथ में नेकलेस उठाता है और उसके सामने नील डाउन होकर के उसे प्रपोज करने लगता है और उससे कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इतने पर सोही खड़ी हो जाती और कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। जिस पर काई कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती हो। क्या तुम्हें मेरे अंदर कोई बुराई दिखता है। मैं तो यंग भी हूँ और स्मार्ट भी हूँ। इतने पर वहाँ पर हान आ जाता है और सोही को पकड़ करके कहता है कि तुम्हारी आंटी है। ये सुन करके तो काई के होश ही उड़ जाते हैं जिस पर सोही कहने लग जाती है कि अंकल ये आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो हान उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं कैसी बातें करूँ। जिस पर काई सोही से पूछता है कि ये सब क्या है। तो हान कहता है कि चलो बताओ कि आखिर तुम मेरी कौन हो और मैं तुम्हारा कौन हूँ। जहाँ सोही बहुत ही ज्यादा हिचकिचाते हुए कहती कि आप मेरे हस्बैंड है। ये सुन करके तो काई को जैसे सदमा ही लग जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तुम दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा एज गैप है। जिस पर हान कहता है कि एज गैप कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है लेकिन अब से तुम इससे आंटी कहोगे। तो काई कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूंगा। तो हान कहता है कि ये मत भूलना कि ये जो तुम लग्जरियस लाइफ जी रहे हो ये मैंने तुम्हें दिया है। इसीलिए अब से अपने मर्यादा में रहना वरना मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर मत करो जो कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कह करके वो सोही को अपने साथ लेकर के वहाँ से चला जाता है और अब यहाँ पर काई का दिल पूरी तरीके से टूट करके रह जाता है। इधर हान सोही को जबरदस्ती कार में बिठाता है और उससे पूछता है कि तुम फिर से उससे मिलने के लिए क्यों गई थी। पर इससे पहले कि इस बारे में सोही सफाई दे पाती हान उसे किस कर लेता है और कहता है कि अब से तुम उससे कभी मिलने के लिए नहीं जाओगी। जिस पर सोही कहती है कि आप भी कोई दूध के धुले हुए इंसान नहीं है। मुझे पता है कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड एक मॉडल थी जिसके साथ में आपका अफेयर चल रहा था। तो हान कहता है कि अब मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इतना कहकर के वो उसे फिर से किस करता है और यहाँ पर वो दोनों दिन के उजाले में ही कार के अंदर नाइट एक्सपेंड कर बैठते हैं। जहाँ घर जाने के बाद में सोही फिर से हान को बहुत ही ज्यादा मिस करने लगती है क्योंकि वो उसे ड्रॉप करने के बाद में ऑफिस चला गया था। इसीलिए वो उसे कॉल करती है। जैसे ही हान कॉल को रिसीव करता है हान का ड्राइवर कहने लग जाता है कि बॉस मिस नैन्सी की फ्लाइट के आने का टाइम हो गया है तो हमें चल करके उन्हें रिसीव करना चाहिए। ये सुन करके हान उससे कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कह करके वो कॉल काट देता है। लेकिन अब ये सब सुनने के बाद में सोही को बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगती है क्योंकि हान की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ही नैन्सी था। इधर नैन्सी हान को धन्यवाद करती उसे लेने आने के लिए। जिस पर हान उससे पूछता है कि तुम वापस लौट करके क्यों आई। क्या विदेश में रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो नैन्सी कहती कि तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। चलो ना हम फिर से एक जैसे हो जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं। तो हान उससे कहता है कि अब मैं शादीशुदा हूँ। तो नैन्सी कहती कि मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हान कहता है कि पर मुझे प्रॉब्लम है। मैं अपनी वाइफ पर चीट नहीं कर सकता हूँ। बेहतर ये होगा कि तुम वापस चली जाओ और मेरे पास कभी भी दोबारा लौट करके मत आना। अब ये सुन करके तो नैन्सी का फेस पूरी तरीके से उतर जाता है। जब ये सब होने के बाद में हम सोही को देखते हैं जो कि हान की कंपनी के बाहर खड़ी होती है जहाँ हान की कार आकर के रुकती। हान जैसे बाहर निकलता है तो वो उससे गुस्से से पूछती कल रात भर आप कहाँ थे। जिस पर हान उससे कहता है क्या तुम मेरी इतनी चिंता हो रही थी। तो सोही कहती कि मुझे आपकी चिंता नहीं हो रही थी। अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरी औरत है तो मुझे आपकी वाइफ बन करके रहने का कोई भी शौक नहीं है। इतने पर नैन्सी कार में से आवाज लगाती और पूछती कि छोटी लड़की कौन है। अब उसे देख करके तो सोही के जलीसी और गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रह जाता है और यहाँ पर उसे खुद पर सेल्फ डाउट होने लगता है कि शायद वो नैन्सी से ज्यादा खूबसूरत नहीं इसीलिए हान उसके पीछे जा रहा है और ऊपर से वो छोटी भी। और वैसे भी हान टाइप के आदमियों को जो कि एजेड होते हैं उन्हें इस टाइप की लड़कियां ही पसंद आती हैं। सोही यहाँ पर गुस्से से कहती कि अब मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है तो हान भी उसके पीछे जाने लगता है पर नैन्सी उसे पकड़ करके कहती कि पर आपने कहा था कि आप मुझे आज अपनी कंपनी को घुमाएंगे इसीलिए आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। अब इन सभी बातों को लेकर के सोही घर छोड़ करके जाने लगती है जिसकी वजह से दादी काफी ज्यादा परेशान होती है और वो सोही से पूछती कि बेटा आखिर तुम घर छोड़ करके क्यों जा रही हो। जिस पर सोही कहती कि ये बात तो आपको हान से पूछनी चाहिए। जिस पर हान उठ करके सोही के पास जाता है और अपनी दादी से कहता है कि दादी आप परेशान मत हुई मैं इस मामले को खुद से हैंडल कर लूंगा। इतना कह करके वो सोही को गोद में उठा करके बेडरूम तक ले जाता है और उसे बेड पर लिटा करके उसके करीब जाकर कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। इतना कह करके वो उसे बहुत प्यार से किस करके वहाँ से चला जाता है। अब उसका किस पा करके और उसकी बातें सुन करके सोही पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है। अगले दिन हान जब अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पर नैन्सी फिर से आ जाती है और यहाँ पर उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया चल रहा होता है क्योंकि वो सोही की इनसिक्योरिटी को भांप चुकी थी और वो इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी। यहाँ पर वो हान से कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए नौकरी अरेंज करने के लिए। क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। तो हान कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे आज रात अपनी वाइफ के साथ जाना है। अब ये सुन करके तो नैन्सी उससे
गुस्से और जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो जानबूझकर के चक्कर का बहाना करके हान के ऊपर गिरने पड़ने लगती है, जिस पर हान फौरन से उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी है। ये सुनकर के नैन्सी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो सोचती है कि सोही मैं तुम्हें खुद से हान को छीनने नहीं दूंगी। जहाँ हम सोही को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में बैठी होती है और नैन्सी उसे जानबूझकर के वो फोटो सेंड करती है जो कि अभी अभी उसने हान के साथ में धोखे से क्लिक की थी, जिसे देख करके तो सोही के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो सोचती है कि हान उसे अभी भी चीट कर रहा है और उसे सारी बातें झूठ कह रहा है, लेकिन अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, अब मुझे उनसे डिवोर्स चाहिए, मैं उनके साथ में नहीं रहूंगी। अब सोही इसी दुख में क्लास के बाहर आती है जहाँ उसे एक ठरकी आदमी टैक्सी के लिए ऑफर करता है और वो बिना सोचे समझे उसकी टैक्सी में बैठ जाती है और हान के साथ बिताए गए हर एक पल को याद करते हुए सो जाती है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाती है जहाँ वो आदमी उसके साथ में बदतमीजी भरी बातें करने लगता है, जिस पर सोही फौरन से हान को कॉल कर देती है, जिस पर वो आदमी उसका मोबाइल छीन करके फेंक देता है। लेकिन हान उसकी चीखती चिल्लाती हुई आवाजों को सुन करके काफी परेशान हो जाता है और फौरन से ऑफिस से निकल जाता है, जिसे नैन्सी रोकने की कोशिश करने लगती है, पर हान उससे अपना हाथ छुड़ा करके वहाँ से निकल जाता है। तभी नैन्सी के पास में हान की कॉल आती है जहाँ वो उसे बताने लग जाती है कि मैं आपकी शुभचिंतक बोल रही हूँ और मेरे पास में सोही के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा राज है और वो ये राज है कि हान की और सोही की शादी नकली है और उसकी प्रेगनेंसी भी झूठी है, वो तो बस नाटक कर रही है। अब ये सारी बातें सुनकर के तो नैन्सी काफी खुश हो जाती है। इधर सोही उस आदमी से अपनी जान बचा कर कंटिन्यू भाग रही होती है, पर वो रास्ते में गिर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी उसके साथ में कुछ कर पाता वहाँ पर हान आकर के सोही को उस आदमी से बचा लेता है, जिसे देख करके सोही फौरन से उसे गले से लगा करके फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन फिर वो हान को खुद से दूर करके खड़ी हो जाती और कहती कि अब हमारा डिवोर्स होने वाला है, मुझे पता है कि आपका नैन्सी के साथ में अफेयर चल रहा है। तो हान कहता है कि ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? तो सोही कहती है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। तो हान कहता है कि चुप हो जाओ। इतना कह करके उसे उठा करके हॉस्पिटल लेकर के चला जाता है। अब उसे फिर से हॉस्पिटल में देख करके हान की मदर उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी जैसी पागल लड़की ना तो खुद का ख्याल रख सकती है और ना ही बच्चे का, जिस पर हान कहता है कि वापस करिए। अब ये सुनकर के वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी उन्हें बाहर नैन्सी मिल जाती है, जिसे देख करके वो काफी खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम अब्रॉड से वापस कब आई? वैसे मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरा बेटा तुमसे शादी करे। जिस पर नैन्सी कहती कि पर अब तो वो किसी और के साथ में है। तो आंटी कहती कि अब मैं क्या बताऊं, वो लड़की किसी भी लायक की नहीं है और ना ही हमारे वो परिवार की बहू बनने के लायक है। अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। जिस पर नैन्सी कहती क्या कहा आपने, वो प्रेग्नेंट है? पर मैंने तो कल उसे अपनी फ्रेंड के साथ में बात करते हुए सुना था कि वो हान को इस शादी में फंसाने के लिए फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। अब ये सुनकर के तो आंटी को सदमे ही लग जाता है और वो सोही की असली रिपोर्ट के साथ में उसके वार्ड में चली जाती है और गुस्से से उसके ऊपर रिपोर्ट फेंक करके कहती कि धोखेबाज कहेगी, इतने समय से तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक करती आ रही हो और हम सबको बेवकूफ बना रही हो। और मैं यहाँ पर ये सोच सोच के परेशान थी कि तुम कितनी छोटी हो, अभी तुम बच्चे पैदा करने के लायक नहीं हो और मैं अपने बेटे को ही कोस रही थी। पर तुम तो एक नंबर उनकी लालची और धोखेबाज लड़की निकली जो कि मेरे बेटे को फंसा करके पैसे और पावर पाना चाहती है, जबकि तुम ये बात भूल गई कि तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं हमारे बेटे के सामने खड़े होने की। इतना कह करके वो उसके ऊपर 20 मिलियन का कार्ड फेंकती और कहती कि दफा हो जा मेरे बेटे की जिंदगी से, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी। तभी वहाँ पर हान आता है और बताने लग जाता है कि इन सब में इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब इसने मेरे कहने पर किया था। अगर आप इसे जाने के लिए पैसे दे सकती हैं तो मैं इसे रोकने के लिए भी पैसे दे सकता हूँ। और वैसे भी कहाँ का नियम कानून है, जो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी वही हमारी वो परिवार की बहू बन सकती है। ये मेरी लाइफ है तो ये फैसला मैं करूंगा कि मैं किसके साथ में रहना चाहता हूँ। अब ये सुनकर के तो आंटी का पारा हाई हो जाता है और वो कहते कि फिर रहो इस बाजारू औरत के साथ में, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद में हान सोही से सॉरी कहता है तो सोही कहती कि आपको सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं, ये सब अपनी मर्जी से मैंने किया था क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। जिस पर हान कहता है कि मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। और रही बात नैन्सी की, तो वो मेरा अतीत थी, अब तुम मेरा फ्यूचर हो। जिस पर सोही कहती कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जिस पर हान कहता है कि ठीक है। इतना कह करके उसे अकेला छोड़ देता है। दूसरी तरफ नैन्सी अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर के बैठी होती है क्योंकि उसने किसी के साथ में रैंडमली नाइट एक्सपेंड कर लिया था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तभी वहाँ पर आंटी आकर के उससे कहने लग जाती कि इतना बड़ा सच मेरे सामने लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर आंटी की बातें सुन करके नैन्सी एक प्लान बनाती और सोचती कि जब सोही ये सब कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर नैन्सी उसी प्लान के मुताबिक हान को मिलने के लिए बुलाती है। तो हान उससे मिलने के लिए उसके पास चला जाता है और कहता है कि वो फोटो तुमने सोही को भेज करके अच्छा नहीं किया है, तुमने ये सब करके मुझे बहुत ही ज्यादा जलील किया है। जिस पर नैन्सी कहती कि आखिर तुम एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए इतना कैसे बदल सकते हो। एक बात याद रखना कि वो तुम्हारे साथ में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी और किसी दिन बाहर जा करके अपने एज के लड़कों के साथ में मुंह काला करवाएगी। अगर उसने तुम्हारे साथ में ऐसा किया तो तुम क्या करोगे। जिस पर हान कहता है कि जरा अपनी जबान पर लगाम दो, तुम कुछ ज्यादा ही आगे निकल रही हो। जिस पर नैन्सी बात को पलटते हुए कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम हमारे रिश्ते को शांति से खत्म कर लें। इसीलिए आखिरी बार मेरे साथ में ड्रिंक करके हम अपने रिश्ते को यहीं पर खत्म करते हैं, जिसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी। ये सुनकर के हान उस ड्रिंक को पी जाता है और इसी बात का फायदा उठा करके नैन्सी उसे होटल रूम में लेकर के चली जाती है।
अब अगली सुबह हान की जब आँख खोलती है तो वो खुद को नैन्सी के साथ में एक ही बेड पर पाता है और उससे पूछता है कि कल रात हमारे साथ में क्या हुआ। तो नैन्सी उससे कहने लग जाती है कि तुमने कल रात ड्रिंक के नशे में मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार किया और मुझसे कहा कि तुम मुझसे आज भी बहुत प्यार करते हो और तुमने खुशी खुशी मेरे साथ में कल रात नाइट भी स्पेंड कर लिया। ये सुनकर के तो हान फायर हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे फंसा करके मेरे साथ में नाइट एक्सपेंड तो कर लिया है, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को कैरी करो, इसीलिए मैं तुम्हारा प्लान कभी भी सक्सेस नहीं होने दूंगा। मैं अपने आदमियों को दवा के साथ में भेज रहा हूँ, इसलिए बिना नाटक के उस दवा को खा लेना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। नैन्सी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि तुमने मेरे साथ में नाइट एक्सपेंड करके बहुत बड़ी गलती कर ली है, अब तुम मेरे पकड़ से बच नहीं सकते हो। अब यहाँ से कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नैन्सी अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर के हुओ परिवार में पहुंच जाती है, जिसे देख करके तो आंटी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर सोई बैठी हुई होती है जो कि इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। लेकिन यहाँ पर दादी उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख करके भड़क जाती और कहती कि जब इसे पता था कि हान शादीशुदा है फिर इसने इसके साथ में नाइट एक्सपेंड क्यों किया। ऐसी औरतों को बच्चलन कहते हैं जो कि मिस्ट्रेस बन करके दूसरों का घर उजाड़ देती हैं और बड़े घर में शादी करने के सपने देखती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जिस पर हान की मदर कहने लग जाती कि पर इस सोही का क्या जो इसने किया है, इसने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके हमारे हुओ परिवार में घुसने की कोशिश की है। इस हिसाब से तो आपको इसे धक्के मार करके हमारे हुओ परिवार से बाहर निकालना चाहिए। ये सुनकर के सोही उठ जाती और कहती कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। जिस पर हान उससे कहता है कि प्लीज मत जाओ। तो सोही कहती कि आपने अपने सारे अधिकार खो दिए हैं, इसीलिए आप मुझे नहीं रोक सकते। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तो हान भी उसके पीछे जाता है। तभी सोही को काई दिखता है और वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे ड्रॉप कर सकते हो। उसे देख करके तो काई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी वहाँ पर हान आ जाता है, जिस पर काई उसे रोक करके कहता है कि बस बहुत हुआ, उसे आजाद होने दीजिए, वो आपसे दूर जाना चाहती है और वैसे भी आप उसे डरा करके अपने साथ में नहीं रख सकते हैं, अब से उससे दूर रहिए। इतना कह करके वो सोही को उसके सामने से लेकर के चला जाता है। अब हान इस बात से पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर के सोही के स्कूल पहुंच जाता है, जिसे देख करके सोही काई के साथ उसे नजरें चुराते हुए वहाँ से जाने लगती है। जिस पर हान उसके पास जाकर के कहता है कि पति के रहते हुए तुम किसी गैर मर्द के साथ में नहीं घूम सकती हो। ये सुनकर के स्कूल ग्राउंड में मौजूद सभी स्टूडेंट तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिस पर सोही कहती है कि अब से मैं आपकी वाइफ नहीं रही। जिस पर हान उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि तुम इस रिश्ते से भाग नहीं सकती हो, ये मत भूलना कि तुमने इन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, अगर तुम मेरे साथ में नहीं चली तो मुझे तुम्हारे खिलाफ लीगली एक्शन लेना पड़ेगा। ये सुनकर के तो सोही के फेस का कलर उड़ जाता है और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं था कि आप इन कॉन्ट्रैक्ट को मेरे खिलाफ इस तरीके से यूज करेंगे। जहाँ काई कहता है कि अंकल क्या आप सोही के लिए थोड़ा सा मान सम्मान दिखा सकते हैं, आप अपने पागलपन के चक्कर में एक स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। सोही एक इंसान है ना कि आपकी प्रॉपर्टी है। ये सुनकर के हान कहता है कि एक निर्लज्ज इंसान मुझसे मान सम्मान की बातें कर रहा है, जो कि खुद ही अपने आंटी के ऊपर फिदा है। ये सुनकर के सोही कहती है कि बस बहुत हुआ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के काई उसे पकड़ करके कहता है कि तुम्हें किसी मजबूरी में इनके साथ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, इसके लिए चाहे मुझे मेरे अंकल के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े, क्योंकि मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। पर सोही ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि उसने हान से पैसे लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए वो काई से कहती कि मेरी इतनी मदद करने के लिए और मेरे बारे में इतना सोचने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस वक्त मुझे इनके साथ में जाना पड़ेगा। इतना कहकर के वो हान के साथ में चली जाती है, जहाँ हान उसे अपनी कंपनी लेकर के जाता है और कहता है कि आज से तुम मेरे साथ में यहीं पर काम करोगी और मेरी आंखों के सामने रहोगी। ये सुनकर के सोही कहती कि आखिर आप समझना क्यों नहीं चाहते, मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ। जिस पर हान कहता है कि अभी पूरी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे को लाइक करने के लिए। ये सुनकर के सोही सोचती कि बूढ़ा पूरी तरीके से ठरकी पागल हो चुका है। अब ये सब होने के बाद में सोही जैसे अगले दिन कंपनी में इंटर करती है तो अपनी स्टेप मदर को देखती है, जो कि उसे सबके सामने जलील करते हुए पैसों की डिमांड करने लगती है और कहती कि मैंने तुम्हारे फादर जैसे निकम्मे इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी तबाह कर ली, काश कि मैंने भी तुम्हारे जैसे अमीर आदमी को फंसा करके शादी की होती तो आज मेरी ये हालत ना होती। अब उनका शोर शराबा सुन करके वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें देख करके आंटी अपने बचाव में हवा में ही पागलों की तरह अटैक करना शुरू कर देती है और बस वो सोही को मारने वाले होती है, तब तक सोही के फादर आकर के बीच में उसे बचा लेते हैं और इन सब चक्कर में वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उन्हें इस हालत में देख करके सोही जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है, जहाँ उन्हें फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। कुछ देर के बाद में डॉक्टर जब बाहर आते हैं तो बताते हैं कि आपके फादर स्टेबल है, लेकिन वो कब तक होश में आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी सोही नैन्सी को एक आदमी के साथ में देखती है, जो कि उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है और तुम मेरे बिना परमिशन किसे नहीं रख सकती हो। ये सुनकर के सोही कंफर्म हो जाती कि बच्चा हान का नहीं है, जहाँ नैन्सी कहती कि बच्चा मेरा है और इसे जल्दी एक बड़े खानदान का नाम भी मिलने वाला है। इस बात पर वो आदमी भड़क जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि आज ही मैं तुम्हारा यहाँ पर काम तमाम कर देता हूँ। इतने पर सोही वहाँ पर डंडा लेकर के पहुंच जाती है और उस आदमी को पॉइंट करते हुए कहती कि तुम कितने गिरे हुए नीच इंसान हो, जो कि अपनी वाइफ और बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। अब पुलिस का नाम सुन करके तो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है, जिसके बाद सोही नैन्सी की बहुत प्यार से मलहम पट्टी करती है, जिसे ऐसा करता हुआ देख करके नैन्सी पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारे साथ में कितना गलत किया है, हान को तुमसे छीनने की कोशिश भी की है, तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। जिस पर सोही कहती है कि मैं मानती हूँ कि जो भी कुछ तुमने किया सब
सब गलत था, पर तुम प्रेग्नेंट हो, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। जिस पर नैन्सी कहती है अब जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई तुम जा करके हान को सारी सच्चाई बता सकती हो। तो सोही कहती कि हमारे रिश्ते में पहले से ही दरार आ चुकी है और अब मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि झूठ और धोखे पर टिका हुआ रिश्ता ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाता है। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ हम अगली सीन में देखते हैं कि नैन्सी हान को कॉल करती है और कहती कि जल्दी से मेरे बताए गए ठिकाने पर पहुंच जाओ वरना तुम सोही से हाथ धो बैठोगे। इतना कहकर के वो फोन सोही की तरफ कर देती है, जहाँ सोही जानबूझ करके नाटक करती हुई चीखने चिल्लाने लगती है। अब ये सब सुन करके तो हान के होश ही उड़ जाते हैं और वो फौरन से ऑफिस से निकल जाता है और नैन्सी के बताए गए पते पर फौरन से पहुंच जाता है। जहाँ नैन्सी कहती कि सरप्राइज, ये देख करके तो वो सन्ने रह जाता है और कहता है कि अब ये कैसा मजाक था। उसकी ऐसी सड़ी सी शक्ल देख करके सोही कहती कि मैंने कहा था ना कि ये सब करना सही नहीं है। जिस पर नैन्सी कहती कि मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि इसे तुम्हारी कितनी चिंता है। हान कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर के मेरे साथ में इतना बड़ा मजाक किया है जिसने कि मुझे बहुत बुरी तरीके से डरा दिया, अब ऐसा मजाक कभी भी मत करना। इस बात पर सोही उससे माफी मांगने लगती है तो हान उसे फौरन से अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि शुक्र है कि बस ये मजाक था, तुम बिल्कुल ठीक हो, पर एक बात याद रखना कि तुम मेरे बिना परमिशन के दुनिया तक नहीं छोड़ सकती हो। अब ये सब देख करके नैन्सी कहती कि मैंने तुम्हारा पति तुम्हें वापस कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ। जहाँ वो काई को देखती है और कहती कि हमारे पास में कोई भी चांस नहीं है, इसलिए यहाँ पर खड़े होकर के इसे देखना सही नहीं है। इतना कह करके वो काई को अपने साथ लेकर के चली जाती है। जहाँ उन दोनों के जाने के बाद में सोही कहती है अब मैं आपको कभी भी छोड़ करके नहीं जाऊंगी। इतना कह करके वो आगे बढ़ के उसे बहुत प्यार से किस करती है और इसी प्यारे से किस के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।